तो किसी मित्र ने पूछा कि हम डिटैच्ड होकर कैसे जिए। तो डिटैच्ड होकर मतलब अनासक्त होकर कैसे जिए, लेकिन लोगों के बीच, अपनों के बीच, दोस्तों के बीच वहाँ भी रहें और डिटैच्ड होकर भी जिए, तो कैसे होगा। तो अब इसमें थेरीज तो बहुत बहुत हैं मतलब ज़्यादातर लोग थेरी बोलते हैं ना कि बिल्कुल अनासक्त हो जाइए और बिल्कुल ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। लेकिन जो बुद्धिस्ट टीचिंग है, वो जो हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित है। स्वाख्यातो भगवतो धम्म। अब कई लोग कहेंगे कि तुम बार बार क्यों ये बुद्ध की बात इस तरह से कहते हो। तो अब मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं तो वही बात ही वही कह रहा हूँ बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेरा बायस भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ बातें। लेकिन बात ये है कि और जगह से जो हम सुनते हैं थ्योरी होती है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, उसमें पूरी बात समझ नहीं आती। तो इसको समझ लेते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब क्या, बुद्ध क्या बोलते हैं। तो ये तो सारा रास्ता ही डिटैचमेंट की तरफ ले जाएगा। तो डिटैच्ड के मतलब हिंदी में तो अनासक्त है या संस्कृत में, लेकिन जो इस इंग्लिश का शब्द है, इससे लगता है कि हम अटैच्ड हैं किसी चीज़ से, तभी डिटैच होंगे ना। अगर अटैच्ड नहीं है तो डिटैच्ड कहाँ से होंगे। जैसे कि कोई बैल खूंटे से बंधा हुआ है, जहाँ मैं हूँ तो यहाँ एक दो बैल में वो सारे दिन बंधे रहते हैं, क्योंकि शायद ग्रेजिंग के लिए कहीं है नहीं, तो बंधे हुए हैं, तो उसको बोलेंगे अटैच्ड। उसको खोल देंगे तो डिटैच्ड हो जाएगा। तो मतलब रस्सी से कुछ बंधा हुआ है या किसी और चीज़ से। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी 10 चीज़ें हैं, 10 संयोजन हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो फेटर्स, कि जिनसे हम बंधे हुए हैं। जैसे नाव है, नाव जब पानी में जाती है तो पानी में चली गई। जब उसको किनारे पे लाते हैं और उसको वहाँ रखना है पानी में, तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो पानी के साथ बह जाएगी। तो एक एंकर, एक रस्सी से उसको बांध देते हैं किसी खूंटे पे, मजबूत खूंटा रहता है, उस पर बांध दिया जाता है। फिर कुछ नहीं होता, वो हिलती है, लेकिन अगर वो रस्सी टूटे नहीं तो कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाती। तो उसको बोलेंगे फेटर, संयोजन के। ऐसे कि 10 संयोजन है। तो जो इनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बुद्ध कहते हैं कि जो सबसे पहली चीज़ है, जो पहली स्टेज है इनलाइटनमेंट की, जिसको कहा सोतापन या स्ट्रीम एंट्री। अब इसको ऐसे समझें कि कोई स्ट्रीम है बड़ी जो समुद्र तक ले जाती है, और इस स्ट्रीम में आपने एक डिप ले ली। पहले आप नहीं जानते थे, अब आपने एक डिप ले ली, तो आपको थोड़ा टेस्ट पता चल गया, कैसा पानी है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, कैसा लगा। वो पहला एक्सपीरियंस है। तो उसको बोला स्ट्रीम एंट्री या सोतापन। तो उसमें कि 3 फेटर ख़त्म हो गए। तो 3 फेटर में से पहला फेटर है सकाय दिट्ठी, दूसरा है शीलवत परामस, और तीसरा है विचिकिच्छा। तो सकाय दिट्ठी का मतलब क्या हो गया, ईगो। सकाय दिट्ठी का मतलब मैं, मेरा, मुझको, मेरे लिए, जो हम सारे दिन बोलते हैं मैं जैसे बकरी में आती है तो ऐसे हम भी में आते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं रहता। तो मैं, ये मेरा है, ये मेरा है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। तो वो कहते हैं कि ये पहले वाला टूट जाता है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सबसे बड़ा फैटर है या छोटा फैटर है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा संयोजन है, सबसे बड़ा जो अटैचमेंट है
वो ईगो है। आप कहेंगे ईगो कैसे हो गया भाई, हम तो अटैच हैं माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, तो आप ईगो क्यों बोल रहे हैं, ईगो कहाँ से आ गया बीच में। तो इसको समझ लेते हैं। और जो दो और फैक्टर हैं जिसको कहा शील वर्त परामर्श के, मतलब किसी रिचुअल से हो जाएगा, धूप में खड़े रहेंगे तो उससे हमको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। वो तब बहुत इस तरह की प्रैक्टिस चलती थी, बुद्ध भी इनसे गुजरे और अभी भी चलती हैं, उतनी नहीं लेकिन चलती हैं। और तीसरा है विचिकित्सा, मतलब मार्ग के प्रति संदेह। तो खैर आपने तो सांसारिक रूप में पूछा है, लेकिन जो पूछा है अगर डिटैचमेंट आएगा तो स्पिरिचुअल लाइफ आपकी शुरू हो गई, उससे पहले ही शुरू हो गई। जब आपने सवाल पूछा वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि आप जानना चाहते हैं। तो अब ईगो कैसे है, तब ईगो ऐसे है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। माना आप कि अपने भाई से बहुत अच्छी दोस्ती है या बहन से बहुत अच्छी दोस्ती है, वो काफ़ी सालों से बहुत अच्छी दोस्ती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब एक दिन क्या होता है कि भाई कुछ ऐसा काम कर देता है कि जो आपके ईगो के अगेंस्ट है। सपोज आपकी ज़मीन है, भाई की भी आपकी, पर भाई कहता है कि ये थोड़ी सी ज़मीन जो तुम्हारी साइड है ना, ये एक्चुअली तो मेरी है। आप कहते हैं कि नहीं, तेरी कहाँ से आ गई, तो मेरी है। और उस पर विवाद हो गया। तो जो सारा प्रेम था, जो सारा प्यार था ना, उस ज़मीन के टुकड़े के कारण वो ख़त्म हो गया। और सिर्फ ख़त्म ही नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो गए। और ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं है ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जो कोर्ट तक जाते हैं, लोअर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स में, भाइयों के मामले। तो क्या हुआ, अब अगर आप उस ज़मीन के टुकड़े को दे दें कि ठीक है भाई तू ही ले ले यार, मेरे को नहीं ज़रूरत है, तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ क्या है, ईगो है, अहंकार आ गया कि नहीं ये तो मेरा है। अब अगर देखें तो ज़मीन तो ना आपकी है ना किसी और की है। अब आप कहेंगे कि क्या इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ आपको डिफेंड करना पड़ेगा। तो अगर डिफेंड भी करना पड़े तो भी अगर ईगो आड़े ना आए, जैसे यहाँ भी ज़मीनें उन्हें ठीक है, चलो जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, जिसकी होगी उसको मिल जाएगी, लेकिन हम अपनी दोस्ती ख़त्म नहीं करेंगे, हमारी दोस्ती रहेगी, ज़मीन अपनी जगह है। क्या ऐसा हो सकता है? शायद कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो जाए। तो वहाँ फिर ईगो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है कि तो मैं हूँ और इसने मेरे खिलाफ़ कुछ कह दिया। जैसे अब आप घर में हैं और बहुत अच्छा आपको आपकी मम्मी खाना बना के खिलाती हैं आपके मनपसंद का, अब एक आध 2-4 दिन आपको वैसे नहीं मिला, तो आपको लगता है कि अरे मम्मी आपने वो खाना नहीं बनाया, ये कैसे बना दिया, ये कैसे बना दिया। मम्मी पे ज़्यादातर लोग गुस्सा कर लेते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन क्योंकि मम्मी शायद सबसे क्लोज़ होती है, तो उसको कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है, मतलब हमें अधिकार है। तो वहाँ हुआ क्या, वहाँ आपका ईगो आड़े आ गया कि मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। और ये ईगो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अंदर तक गया हुआ है, तो इतनी जल्दी तो ख़त्म होने वाला है नहीं। पहले तो उसको समझना पड़ेगा है क्या, और उसके बाद उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने धीरे धीरे उसको समझना शुरू कर दिया कि अच्छा ये ईगो कहाँ आ रहा है, यहाँ ईगो आ रहा है, अच्छा तो इसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैं इन दोस्त के साथ हूँ, इनकी तबीयत ख़राब है, मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, और इनको खाना बनाना भी नहीं आता।
तो ये इनकी डिपेंडेंसी है। अच्छा, फैमिली इनकी है नहीं, ये अकेले हैं, सिंगल है, और तबीयत ख़राब है, खाना नहीं बनाना आता, तो अब कोई ना कोई इनके साथ चाहिए। तो ये किसी न किसी दोस्त को ढूंढते हैं कि कोई दोस्त मिल जाए, या वो फिर किसी दोस्त के घर चले जाएं। तो अभी मैं आ गया, तो मैंने कहा ठीक है, हम देखेंगे। लेकिन मुझे इस हद तक पता नहीं था कि ये कुछ भी नहीं जानते खाना बनाने के मामले में या और चीज़ें। तो अब यहाँ ईगो आ सकता है कि अच्छा यार, मैं मतलब मेरे को ही सब करना पड़ रहा है, अब बर्तन भी मैं धोऊँ, सफाई भी मैं करूँ, ये भी ये करूँ, यहाँ ईगो आ सकता है। और इसी को आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि अच्छा यार, मेरे को मौका मिल रहा है इसकी सेवा करने का, तो आप दोस्त का साथ दे रहे हैं, तो यहाँ फिर ईगो डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर आपको ये दिखेगा कि जो आप कर रहे हैं, वाह, मैं तो मदद कर रहा हूँ भाई, मैं सहयोग कर रहा हूँ। तो ये दो एंगल हो जाएंगे देखने के। नहीं तो ये बहुत छोटी चीज़ में आ सकता है। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब ये है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, वहाँ बहुत सारा लगाव रहता है, बहुत आसक्ति रहती है। और जब आसक्ति टूटती है, जैसे कि माना एक बहुत नॉर्मल एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं, जो आजकल बहुत होता है, कि डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स से पहले लव अफेयर हुआ, आपने एक दूसरे को पसंद किया, आप एक साथ रहने लग गए, अब आपके डिसएग्रीमेंट्स होने लग गए, आर्गुमेंट होने लग गए, और आप अकेले हो गए। तो पहले तो जहाँ आप कहते थे कि अरे दो बदन एक जान है जैसे गाना है ना, लैला मजनू दो बदन एक जान थे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो हेट में बदल जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो जिसको आपने प्रेम किया, वहाँ हेट कैसे आ जाएगी? घृणा तो आ नहीं सकती। हाँ, ये आ सकता है, ठीक है भाई, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, लेकिन घृणा वाली बात तो नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारा ईगो बड़ा हो गया। हम ये देखते हैं कि अच्छा, इसने तो मेरे को ये बोल दिया, इसने मेरे को वो बोल दिया, और इसकी गलती है। अभी मेरे को एक दोस्त कह रहे थे कि किसी का किस्सा सुना रहे थे कि किसी की किसी से कुछ मतभेद हो गए, अब बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि अरे ठीक है, थोड़ा अपने को देखिए। उन्होंने कहा अपने को क्या देखना है, गलती उसकी है तो अक्सर हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। हम अक्सर ये ब्लेम करते हैं, अरे दुनिया ऐसी है, ये पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरे बाप ऐसा है, ये थोड़ा सा सुधर जाए, वो थोड़ा सा सुधर जाए। हम अपनी बात नहीं करते कि हम यहाँ क्या करें। क्योंकि अगर हम जिम्मेदारी ले लें अपनी, जो बुद्ध कहते हैं कि भाई आप जिम्मेदार हैं, कम मत सको मई, कम दाय दो, कम योनि, कम बंधु, कम पति शरणो, जो भी कुछ है वो कर्म है आपका, जो यहाँ आपको ले आया। और आगे अब जो कर्म कर रहे हैं, कुछ पिछला जो बचा हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि फ्यूचर कैसे होगा। तो वो कहते हैं कि हर चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप दूसरे को जिम्मेदार नहीं मान सकते, भले ही उसकी गलती हो। आप कह सकते हैं कि अच्छा उसकी गलती, लेकिन जो आपकी मनोदशा है उसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि दो तरह की सिचुएशंस में, जो कि सिचुएशन लगभग लगभग एक जैसी, हम दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर तुम्हारा बहुत ख़ास कुछ बोल देता है, और तब तक अभी खास ही है, मतलब उससे कोई मतभेद नहीं हुए, तो हम अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। थोड़ा हंस भी जाएंगे, कुछ बोल भी देंगे, वो कुछ मजाक भी कर देगा, भाई कैसे है, मतलब तूने आज मुँह नहीं धोया, या कुछ इस तरह कमेंट कर देगा। हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ऐसा आदमी बोल दे कि जिसको हम पसंद नहीं करते, तो रिएक्शन बिल्कुल दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ईगो आ गया, वहाँ ईगो नहीं था। जैसे कहते हैं ना
कि प्रेम में ईगो डिज़ोल्व हो जाता है। तो जब तक प्रेम रहता है ना, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने आपको अच्छा बोल दिया बुरा बोल दिया, क्योंकि वहाँ सब ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही प्रेम ख़त्म होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, तो फिर ईगो आ जाता है। तो जो पहला जो फैक्टर है, पहला संयोजन है, वो है ईगो। अगर ये ईगो आपने समझना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे कम होगा, और जब ये ख़त्म हो जाएगा और दो और जो संयोजन हैं वो ख़त्म हो गए, तो पहली स्टेज आ गई इनलाइटनमेंट की। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि जो अनासक्त हो गए, डिटैच्ड हो गए, तो आप संसार में कैसे रहेंगे, फिर तो रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे, फिर तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन एक्चुअली इसका उल्टा है। जब आप डिटैच्ड हो जाएंगे तो आप और अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, क्योंकि अब आपका ईगो नहीं आ रहा है। अब आप ये नहीं करेंगे नहीं 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 नहीं, अब तो इस समय तो ठंड है, मेरे को नहीं जाना है, या इस समय तो गर्मी है, मेरे को ये काम नहीं करना। अब आप देख रहे हैं कि ठीक है भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने ईगो को अलग रख के काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो वहाँ फिर असली प्रेम वहाँ आएगा, क्योंकि आप चीज़ों को ऐसे नहीं देख रहे कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या बुरा लगता है। तो जो बुरा लगता है वो नहीं होना चाहिए, जो अच्छा लगता है वही वही होना चाहिए। वो हो भी नहीं सकता। इवन कि सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर भी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको पसंद नहीं है, वो हो जाएंगी। जो आपको नहीं पसंद है वो हो जाएंगी, जो पसंद है वो नहीं होंगी। तो ऐसा तो होता रहेगा। लेकिन अब आपने थोड़ा सा अपने को डिटैच करना शुरू कर दिया। जो आप पर्सनलाइज हर चीज़ को करते हैं, उसको आपने थोड़ा सा अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया। जैसे अभी एक सज्जन कह रहे थे कि ध्यान करने के बाद ना, अब मेरे को कोई गाली भी दे दे तो मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे पहले पड़ता था। तो अब क्या हुआ, क्योंकि वो ये देख पा रहा है कि जो गाली दे रहा है ना, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और पहले वो उसको पर्सनलाइज कर लेता था, अब थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन थोड़ा सा उसने अपने को अलग कर लिया। तो वहाँ से थोड़ा सा ईगो को समझना शुरू कर दिया। अब एकदम ख़त्म कर दें, ख़त्म कैसे कर देंगे? ख़त्म होगा धीरे धीरे, ध्यान से होगा, शील समाधि प्रज्ञा के जीवन से होगा। लेकिन अभी समझना शुरू कर दिया तो प्रेम है पूरा। आप और अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, क्योंकि आपका ईगो नहीं आ रहा अब आगे। अब आप अपने अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं। अपने लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोच रहे हैं। लेकिन आपका जो मैं है वो थोड़ा सा पिघलना शुरू हो गया, थोड़ा कम होना शुरू हो गया। तो वहाँ आप और अच्छी तरह से रहेंगे लोगों के साथ। तो ये तो पहला फैक्टर है। अब हमने बात शुरू की तो पूरा ही समझ लेते हैं इसको कि डिटैचमेंट किसको कह रहे हैं। पूरा डिटैचमेंट हो गया तो वो अरहंत हो गया, और चौथी स्टेज है। लेकिन इससे पहले पहली स्टेज का हमने कहा कि इसमें तीन जो संयोजन है ख़त्म हो गए। एक तो मैं ख़त्म हो गया, शिकायत दृष्टि ख़त्म हो गई। दूसरा ये ख़त्म हो गया कि ये रिचुअल कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना व्रत रख लेंगे, उपवास कर लेंगे तो हमको इनलाइटनमेंट मिल जाएगा, वो ख़त्म हो गया। विचिकित्सा मतलब मार्ग के प्रति कि ये रास्ता सही है, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने देख लिया। अब एक ग्लिम्स देख ली, समझ आ गया कि भाई रास्ता तो ये है। दूसरा है सकदागामी, मतलब कि एक बार इस संसार में आएगा, मानव लोक में आएगा और अरहंत हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, उसमें कोई फैटर ख़त्म हुआ, कोई फैटर ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन जो अगले दो फैटर हैं, एक तो है काम राग। काम राग का मतलब मेनली तो काम वासना है, लेकिन उसमें सब कुछ आ गया कि मेरे को अच्छा देखना है, मेरे को अच्छा सुनना है, अच्छा खाना है। जो सेंसेस से जो प्लेजर मिलता है वो भी उसमें आ गया, काम। और दूसरा है क्रोध, पटिग कहा उसको। तो पटिग में ये घृणा आ गई, क्रोध आ गया, जेलसी आ गई, एनवी आ गई। ये सारे जो गुण हैं, जिसमें कहीं ना कहीं क्रोध है और कहीं ना कहीं ये है कि आप उसको
नहीं चाह रहे, मतलब पुश कर रहे हैं उसको, द्वेष है। तो ये दो जो फैक्टर हैं आगे के, तो ये पहले 3 और इनको मिला के 5 हो गए, ये दो फैक्टर थोड़ा कम हो गए, ख़त्म नहीं हुए। तो मतलब जो राग और द्वेष है, जो लस्ट और हेट है, ये दूसरी स्टेज तक भी है साथ में, अभी ख़त्म नहीं हुए पूरी तरह से। वो है, हालांकि ईगो ख़त्म हो गया, लेकिन ये नहीं हुए क्योंकि ये बहुत गहरे हैं। जब तीसरी स्टेज है अनागामी की, अनागामी का मतलब ये हो गया बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि वो अनागामी जब मरेगा तो यहाँ नहीं आएगा वापस मानव लोक में, वो कहीं ब्रह्म लोक में जन्म लेगा और वहाँ बहुत लंबा जीवन है, वहाँ रहेगा, वहीं से अनंत हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये दो फैक्टर्स, 3 तो पहले ख़त्म हो गए थे, लेकिन 2 कम हो गए थे, काम राग और पटिक, द्वेष और राग और द्वेष समझ सकते हैं, ये अनागामी में ख़त्म हो गए। तो अनागामी को गुस्सा नहीं आ सकता तीसरी स्टेज में, वो किसी से रिलेशनशिप उसका उस तरह का नहीं हो सकता जैसे पति पत्नी का होता है, वो रिलेशनशिप ख़त्म, मतलब वो सारा फैटर ही ख़त्म हो गया। अब ये जो ख़त्म हो रहे हैं ना, इसमें ऐसा नहीं है जैसे अब अक्सर आप देखते होंगे कि फलाने स्वामी जी को कह दिया वो तो अरहंत हो गए जी, बिल्कुल मुक्त हो गए, आजकल कोई भी अरहंत लिखने लग गया ना क्योंकि उनको पता ही नहीं अरहंत होता क्या है। फलाने हो गए और किसी ने उनको गुस्सा दिला दिया तो एकदम से गुस्सा हो गए, या किसी युवती के प्रेम में पड़ गए, या युवक के प्रेम में, जो भी होगा, ज़्यादातर पुरुष से स्त्री में होता है क्यों? क्योंकि वो ख़त्म नहीं हुआ। वैसे ही कह दिया कि अरहंत हो गए, उनको पता नहीं था कि वे अरहंत हुए नहीं, क्योंकि अरहंत से पहले ही ये चीज़ें ख़त्म हो गई थर्ड स्टेज पे। तो इसका मतलब वो थर्ड स्टेज पे भी नहीं है, सेकंड पे भी कम हो गया, तो इसका मतलब वो सेकंड पे भी नहीं है। और अगर ईगो ख़त्म हो जाता तो मैं करते ही नहीं। तो इसका मतलब इस तरह के लोग एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि इनलाइटनमेंट है क्या। तो तीसरी स्टेज में ये 5 फैक्टर ख़त्म हो गए, और जब चौथी स्टेज मतलब कि अरहंत की स्थिति आ गई, तो अगले जो फैक्टर्स हैं, 5 संयोजन अभी जो बचे थे, वो बहुत सटल हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। तो एक तो उसमें मान, मान का मतलब कंसीट, तो मैं तो ख़त्म हो गया था, लेकिन हल्की कंसीट अभी है कि अच्छा कुछ तो है, इसीलिए वो जन्म लेता है, इसीलिए अनागामी कहीं जन्म लेता है कि उसको लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब ये सब ख़त्म तो हो गया, लेकिन अभी थोड़ा रहना है इस संसार में, और तो चलो उसको मौका देती है कुदरत की, जा भाई ऊपर जा और वहाँ रह लंबे टाइम तक, मतलब वहाँ बहुत लंबा जीवन है, और उसके बाद वहीं से अनंत हो जाना। तो वो मान है, तो वो हल्की कंसीट है, हालांकि मैं 99.999% ख़त्म हो गया था, बट 0.0001% है वो, उससे वहाँ जन्म लिया। मान है, रूप राग है, अरूप राग है। रूप राग और अरूप राग का मतलब ये हो गया कि वो किसी न किसी रूप लोक में, जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है जिसमें 31 लोग हैं, 31 में से 4 अरूप लोग हैं, मतलब कि वहाँ बॉडी है ही नहीं, सिर्फ माइंड है। और बाकी जो देवलोक और जो ब्रह्मलोक हैं उसमें बॉडी है। ब्रह्मलोक में बहुत वायावी शरीर है, बहुत ट्रांसपेरेंट, लेकिन है। तो इन किसी लोकों में से वो फिर भी जन्म लेना चाहता है, तो वो भी है। रूप लोक भी है, मतलब रूप राग है, अरूप राग है। और कि अभी भी कि स्लाइट रेस्टलेसनेस है, जिसको कहा उधच्च, जो एक उधच्च कुकुच्च, एक 5 जो निवरण है उनमें से है, लेकिन उस तरह की रेस्टलेसनेस नहीं है। लेकिन ये जो रेस्टलेसनेस है ना, एक तो इसकी है कि मेरे को कहीं ना कहीं अभी चाहिए, मतलब वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ। और एक रेस्टलेसनेस क्या है, जो आखिरी संयोजन है, अविद्या, मतलब इग्नोरेंस, वो भी अभी है। तो इसकी भी थोड़ी सी रेस्टलेसनेस होगी।
ये क्या भी है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सटल है। और जो लास्ट में जाने वाला फेटर है वो है अविद्या या इग्नोरेंस। तो अगर ये 5 फेटर भी ख़त्म हो जाए तो मान है, रूप राग है, और रूप राग है स्लाइट रेस्टलेसनेस है जिसको उदच्चका, और अविद्या, ये भी ख़त्म हो गया तो अरंत हो गया। अब अरंत तो पूरी तरह डिटैच्ड हो गया, अब कुछ भी स्ट्रिंग नहीं है। अनागामी का भी ये बहुत पतली स्ट्रिंग्स हैं जो देखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हैं, और उससे पहले भी है। तो ये तो बुद्धिस्ट जो, तो ये बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव है, बुद्ध की जो रूपरेखा है इनलाइटनमेंट की, ये वो है। तो ये सारा डिटैचमेंट का रास्ता है, धीरे 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 धीरे, लेकिन टाइम लगता है। तो पहली स्टेज तो ये है कि हम थोड़ा देखने लग जाएं, अपने ईगो को देखने लग जाएं। अच्छा यहाँ ईगो आ रहा है, अच्छा यहाँ ये आ गया, अच्छा ये आ गया, और उसको हम सिर्फ देखते रहें, देख लें। जहाँ हमने देख लिया वहीं वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, वहीं डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो ये देख लें कि भाई ये जो पर्सनैलिटी व्यू है, जो मैं है, इसको बहुत ज़्यादा न चढ़ाएं कि नहीं नहीं सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे को ऐसे ही खाना चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए। ठीक है, कपड़े सिर्फ बदन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए कपड़े हैं, ठीक ठाक पहन लीजिए। खाना पेट भरने के लिए, थोड़ा बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है, वो भी ठीक खा लीजिए, जंक फूड मत खाइए लेकिन ठीक है, आपकी जो इच्छा थी उस हिसाब से नहीं बना, जैसे बना आप खा लीजिए। किसी ने आपको थोड़ा अपशब्द कह दिए और आपको बड़ा गुस्सा आ गया, तो अब आपने देख लिया अच्छा गुस्सा आ रहा है भाई, तो सबसे पहले जो जाएगा ना, ये गुस्सा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये है तो सक्तागामी तक भी, दूसरी स्टेज तक भी, लेकिन कम होना शुरू हो जाएगा। पहली स्टेज पे भी काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका ईगो ख़त्म हो गया, तो गुस्सा भी काफ़ी ख़त्म हो जाएगा, वो बहुत कम रह जाएगा। और जो ये लस्ट है, जो काम मतलब एक तो काम वासना हो गई और दूसरी कामनाएं हो गई। कामनाएं मतलब कि अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा सूंघना है, अच्छा खाना है, अच्छा टच चाहिए, अच्छे विचार चाहिए जो आपको स्टिमुलस दें, वही अच्छे माने जाते हैं सामान्य रूप से। तो वो काफ़ी बाद में जाने वाला है, अनागामी के स्तर पर हो जाएगा, सक्तागामी तक भी रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कई लोग सीरियस हो जाते हैं कि नहीं सर ये तो नहीं हो रहा है और वो तो नहीं हो रहा है, मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा या लस्ट कम नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत गहरे हैं। तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। तो संक्षेप में तो डिटैच रहकर भी कैसे अपनों के संग अच्छी तरह से रहें, दोस्तों के संग अच्छी तरह से रहें, इस संसार में रहें, क्योंकि रहना तो यही है हमको, और ठीक तरीके से रहें। तो फॉर्मूला तो ये है कि आप अपने को देखते रहें, शील का पालन करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से सज जाती हैं। शील आपको पता ही होगा, 5 शील हैं। किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, मतलब व्यभिचार का मतलब हुआ सेक्सुअल मिसकंडक्ट, मतलब अगर आप का कोई पार्टनर है तो आप चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और नशा नहीं करेंगे। 5 शील हैं। ध्यान का अभ्यास करिए, वही समाधियों की तरफ ध्यान ही ले जाएगा। और नशा न करें, और जो बुद्ध कहते हैं बार बार कि खंति पारमी, मतलब पेशेंस, उसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, जैसे कबीरदास जी कह गए, स्लोली धीरे धीरे होगा। तो पेशेंस रखें, इस मार्ग पे चलें, और धीरे धीरे डिटैच्ड हो जाएंगे आप।